हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। और आज हम बात करेंगे कि आखिर उस रात को 8 बजे क्या हुआ। सो फ्रेंड्स, जिसने इस स्टोरी का पहला पार्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी हमने पिछले व्लॉग में बात कर ली थी कि वैभव और कुशाल स्टार्टअप करने का प्लान बना रहे हैं और वह फंडिंग के लिए एनआर सर के घर जाने वाले हैं। सो शाम को कुशाल ने अपने वार्डरोब के सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए और पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। उसके रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रूम में कोई बंदर घुसाया हो। अब तक कुशाल ने अपने कई सारे क्लोथ्स पहन कर ट्राई कर लिए थे, बट वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि एनआर सर के यहाँ क्या पहन कर जाए। बट आखिर में उसने एक पर्पल कलर की शर्ट और जीन्स पहनकर जाने का डिसाइड किया। सो फाइनली 8 बजे हमारे दोनों लड़के एनआर सर के घर के सामने खड़े थे। कुशाल ने डोरबेल बजाई और थोड़ी ही देर में सृष्टि ने दरवाजा खोला। कुशाल को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गेट सृष्टि खोलने वाली है, तो सृष्टि को अपने सामने खड़े देखकर कुशाल पूरी तरह से फ्रीज हो गया। वह अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वह बस बिना पलके झपकाए सृष्टि की ओर देख रहा था। गनीमत रहा कि कुशाल अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी पीठ के बल नहीं गिरा, नहीं तो खामखा बॉलीवुड की पुरानी मूवीज जैसा घिसा पिटा सीन क्रिएट हो जाता। वैसे अपना कुशाल लड़कियों को देखकर फ्रीज होने वालों में से नहीं है। कुशाल का कॉलेज में एक अलग ही ऑरा था। उसके बैच में उससे ज़्यादा कूल और डेयरिंग बंदा शायद ही कोई और रहा होगा। बट जब से उसने सृष्टि को देखा था उसे कुछ अलग ही फील होने लगा था। उसे ऐसा अपनी लाइफ में कभी फील नहीं हुआ था। वह दुनिया की किसी भी लड़की से बात कर सकता था या हजारों लोगों के सामने ऐसे किसी टॉपिक पर स्पीच दे सकता था जिसके बारे में उसे कुछ भी मालूम ना हो। बट सृष्टि का अपीयरेंस उसके लिए शायद कुछ स्पेशल ही था। उसके सामने तो उसके वर्ड्स जैसे बिल्कुल गुम ही हो जाते थे। अरे वैभव भैया, कहाँ गायब हो गए थे आप? बड़े दिनों बाद दिखे हो, सृष्टि ने आंखें उचकाते हुए कहा। बस किसी काम में उलझा हुआ था। अब थोड़ी उलझन कम हुई है तो सर के पास आ गया थोड़ी गाइडेंस लेने, वैभव ने हंसते हुए कहा। सृष्टि ने कुशाल की ओर भी देखा, बट उसकी हालत देखते हुए उसने कुछ नहीं कहा और अपने होठों के कॉर्नर से हल्की सी स्माइल दी। शायद सृष्टि को भी पता चल चुका था कि कुशाल बहुत ज़्यादा नर्वस था। आप दोनों बैठो, मैं सर को बुलाती हूँ, सृष्टि ने उनको डाइनिंग हॉल में ले जाते हुए कहा। कुशाल ने राहत की सांस ली क्योंकि सृष्टि ने उसके लिए भैया वर्ड यूज नहीं किया। सृष्टि ने अपने फादर को आवाज लगाई और हल्के से दोनों की ओर मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। एनआर सर जब आए तो उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक कॉन्फिडेंस से भरी हुई स्माइल थी। एनआर सर ने सबसे पहले उनके हालचाल पूछे और साथ ही जानना चाहा कि उनके आगे फ्यूचर में करियर को लेकर क्या प्लान्स हैं। वैभव ने अपनी टी शॉप का आइडिया इस तरह से एनआर सर को एक्सप्लेन किया कि वो थोड़ा इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सके। वैसे एनआर सर को किसी भी चीज़ से इम्प्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता था। एनआर सर ने इस बात से थोड़ी राहत की सांस ली कि कुशाल और वैभव उनके पास सिर्फ अपना आइडिया लेकर आए थे, नहीं तो घर पर उनके पास ऐसे स्टूडेंट आते थे जो क्लास टेस्ट में अपने मार्क्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते थे और परेशान रहते थे। एनआर सर को उनको समझाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि कोटा आने वाले सभी बच्चों के पास ज़रूरत पड़ने पर एनआर सर जैसे मेंटर्स अवेलेबल नहीं होते या फिर वो मेंटर्स और दोस्तों से अपनी मन की बात कहने में झिझकते हैं। इसलिए कभी कभार वो कुछ इस तरह के गलत कदम उठा लेते हैं कि उनके पेरेंट्स के पास उनकी यादों के सिवाय और कुछ नहीं बचता। स्टार्टअप के बारे में जो बातें वैभव बताने में मिस कर गया था, उन बातों को कुशाल ने भी अपने ही अंदाज में बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया। और फिर सर, हम कॉर्नर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखेंगे जहां स्टूडेंट्स कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके जो भी उनका टैलेंट हो। इससे सबसे अच्छी बात यह होगी कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस फ्री हो सकेंगे और साथ ही साथ इससे कैफ़े के माहौल में भी गुड वाइब्स आएंगी और हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, कुशाल ने कहा। एनआर सर ने पहली बार महसूस किया कि कुशाल किसी चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं तो क्लास में तो वह ओम्स लॉ भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ठीक है, फंडिंग के बारे में तो मैं तुम्हें सोच कर ही बता पाऊंगा। तुम्हारा आइडिया अच्छा है, बट अभी ये मत सोचना कि फंडिंग के लिए मैंने हाँ कर दी है। मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ। सब कुछ सुनने के बाद एनआर सर ने कहा। एनआर सर डिसीजन भी काफ़ी सोच समझ कर ही लिया करते थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सर को गुड नाइट कहा और जाने के लिए खड़े हुए। एनआर सर ने सृष्टि को आवाज़ लगाई और उससे मेन गेट लॉक करने को कहा। घड़ी में अब 10 बज चुके थे। तीनों साथ में गेट की ओर बढ़ने लगे। वैभव और सृष्टि में तो हल्की फुल्की बातें हो रही थी, बट कुशाल बिल्कुल चुप था।
तुम वही लड़के हो ना जिसे पिछली बार होली पर हमारे मोहल्ले के लोगों ने कलर से भरे ड्रम में डाल दिया था? सृष्टि ने अंदाजा लगाते हुए कुशाल से पूछा। सृष्टि वैभव को इसलिए जानती थी क्योंकि वह कभी कभार डाउट सॉल्विंग के लिए एनआर सर के घर पर आ जाता था। बट क्योंकि कुशाल को डाउट सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो एनआर सर के घर आने से भी कतराता था और इसीलिए सृष्टि ने कुशाल को सिर्फ 1-2 बार ही देखा था। हाँ, वो उनको थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे ड्रम में डाल दिया था, पर बाद में उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, कुशाल ने अपना बचाव करते हुए कहा। फिर उसने अपनी आवाज़ को थोड़ी स्ट्रोंग करते हुए कहा, वैसे उनमें से कुछ कह रहे थे कि मैं भी उनको चाहूँ तो बदला लेने के लिए ड्रम में डाल सकता हूँ, बट क्योंकि सब कुछ मिस्टेकनली हुआ था, उन्होंने मुझे कोई और समझ लिया था, तो अब उन्हें ड्रम में डालने से भी क्या फ़ायदा, सो मैंने उन सबको इंस्टेंटली वही माफ़ कर दिया। तभी वह वो बीच में बोला, एक्चुअली ये तुम्हारे मोहल्ले वालों के लिए अनजान था ना, और गलती से इसको लोगों ने चोर समझ लिया था। उस दिन जब ये घर गया था तो एक बार तो इसकी मदर ने भी इसको पहचानने से मना कर दिया था क्योंकि यह पूरा कलर में नहाया हुआ था। वैभव जोर जोर से हंसने लगा। सृष्टि भी हंसने लगी। बट उन्होंने तुम्हें चोर क्यों समझा? क्या तुमने कुछ ऐसा वैसा किया था? सृष्टि ने पूछा। एक्चुअली बात ऐसी है, वैभव ने कहना चाहा, बट कुशाल ने बीच में ही वैभव की बात काटते हुए अपनी बात स्टार्ट कर दी ताकि सृष्टि के सामने उसकी और ज़्यादा इंसल्ट ना हो। वैसे तुम अभी स्टडी में क्या कर रही हो? कुशाल ने सृष्टि से पूछा। हालांकि कुशाल को ऑलरेडी पता था कि सृष्टि मेडिसिन कर रही है। मेरा MBBS सेकेंड ईयर है, उसने जवाब दिया। और कॉलेज कौन सा है? इसके बारे में भी कुशाल को पता था, बट फिर भी उसने पूछा। एम्स जाना चाहती थी, बट डैड अकेले हैं तो कोटा से ही MBBS कर रही हूँ, सृष्टि ने कहा। थोड़ी ही देर बाद वैभव और कुशाल वैभव की बाइक पर एक साथ घर की ओर निकल पड़े। दोनों अब थोड़े रिलैक्स थे और खुश थे। कुशाल तो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। उसका ध्यान वैभव की बातों पर नहीं था, वह बस बाइक में पीछे बैठे अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। एनआर सर से मिलने के बाद वैभव को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिल जाएगी। जैसा उन्होंने सोचा था अगले दिन वैसा ही हुआ। एनआर सर उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को राजी हो गए थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने जगह भी डिसाइड कर ली और अपने टी कैफ़े का नाम भी डिसाइड कर लिया। उनके टी कैफ़े का नाम था टी फ्रॉम अर्ली लीव्स। ये नाम सृष्टि ने सजेस्ट किया था और कुशाल ने तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लिया और इस नाम को पूरी तरह से डन कर लिया। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नाम सही रहेगा या नहीं, उसे ये नाम सिर्फ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये नाम सृष्टि ने सिलेक्ट किया था। उनके सामने एक और समस्या थी जिसका सॉल्यूशन जल्दी ही हो गया। टी बनाने के लिए उन्होंने छोटू को अपने कैफ़े में रखा। छोटू वैभव और कुशाल के कॉलेज की कैंटीन में चाय बनाया करता था और उसकी चाय टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी फेमस थी। लगभग 1 महीने के बाद उनका टी कैफ़े पूरी तरह से तैयार हो गया था और पहले दिन से ही कई सारे स्टूडेंट्स उनके टी कैफ़े में आने लगे थे। उनके कैफ़े में ज़्यादा भीड़ शाम के समय पर होती थी क्योंकि शाम को सभी अपनी क्लासेस से फ्री हो जाते थे और शाम को ही कैफ़े में लोग परफॉर्म भी करते थे। कुछ स्टूडेंट्स रोज़ अलग अलग तरह के मज़ेदार जोक सुनाया करते थे, कुछ गाने भी सुना दिया करते थे और कुछ ऐसे थे जो टीचर्स की मिमिक्री करके सबको हंसाया करते थे। कुल मिलाकर बात ऐसी थी कि कैफ़े का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। स्टूडेंट्स को कैफ़े में घुसते ही हैप्पीनेस की वाइब्स आने लग जाया करती थी। अब तो स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स एंड अदर स्टाफ भी उनके कैफ़े में आने लगे थे। एक शाम को 2 लड़कियां कैफ़े में आती है। वैभव ने देखा कि उनमें से एक के हाथ में गिटार था जो कि उसके कवर बैग में रखा हुआ था। उन्होंने 2 चाय का ऑर्डर किया और पास ही रखे बम्बू के चेयर्स में बैठ गई। उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की को कोई चीज़ करने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। वह बार बार कह रही थी कि उसे ये करना चाहिए। वैभव ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वह लड़की स्टेज पर आकर गिटार बजाने में झिझक रही थी और उसकी फ्रेंड उसको लगातार स्टेज पर जाकर गिटार बजाने के लिए फोर्स कर रही थी। वैभव ने कुछ क्षणों के लिए उन दोनों को देखा, फिर उसका पूरा ध्यान अपने कस्टमर्स की ओर हो गया। स्टेज पर एक लड़का एनआर सर की ही मिमिक्री कर रहा था। हालांकि पहले वैभव ने उसे एनआर सर की मिमिक्री करने से मना किया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं एनआर सर घूमते हुए कैफ़े में ना आ जाए। बट कुशाल ने उस लड़के से कहा कि वह एनआर सर की बिंदास मिमिक्री कर सकता है। और तो और कुशाल ने उस लड़के को एनआर सर की मिमिक्री करने के लिए 10 डेज के लिए उसकी मसाला चाय भी फ्री कर दी थी। अब वह लड़का एनआर सर की मिमिक्री कर रहा था, कुशाल उसका वीडियो बना रहा था और कैफ़े में बैठे बाकी बच्चे उसकी मिमिक्री पर हंस रहे थे। वैभव भैया, अगर आप फ्री हो तो क्या 5 मिनट के लिए आ सकते हो?
गिटार वाली लड़की की फ्रेंड ने वैभव को आवाज़ लगाई। वह आगे कुछ और भी कहना चाहती थी बट थोड़ा शोर होने की वजह से वह कह नहीं पाई। वैभव उन दोनों लड़कियों के पास गया और एक चेयर लेकर बैठ गया। भैया, ये मेरी फ्रेंड यामिनी है। ये वैसे तो नीट की प्रिपरेशन कर रही है बट इसका असली पैशन सिंगिंग है। हम दोनों एक ही म्यूज़िक क्लास में हैं और ये काफ़ी अच्छा गिटार बजाती है और गाना भी काफ़ी अच्छा गाती है, बट ये यहाँ परफॉर्म करने में थोड़ा झिझक रही है। इसने कभी क्राउड को फेस नहीं किया इसलिए थोड़ा डर रही है और मेरी भी नहीं सुन रही है। यामिनी की फ्रेंड वैशाली ने वैभव से कहा, अब भैया आप इसे थोड़ा समझाओ, मैं तो इसे समझा कर थक चुकी हूँ। क्योंकि अब वैभव की इमेज यहाँ स्टूडेंट्स के बीच हेल्पिंग नेचर वाली बन गई थी, इसलिए लोग उसके पास कई बार अपनी समस्याएं लेकर आते थे। अभी परसों ही दो लड़के वैभव और कुशाल के पास अपने रूम की कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए थे, तो दोनों ने लैंडलॉर्ड से बात की और उनकी प्रॉब्लम्स दूर करवा दी थी। वैभव ने यामिनी से बात की और ये समझा कि उसे डर क्यों लग रहा है। वैभव ने यामिनी के डर को दूर करने की कोशिश की। वैभव फ्रेंडली और होनेस्ट नेचर का था और यही चीज़ उसके चेहरे पर झलकती थी। शायद इसीलिए लोग उसके सामने अपने मन की बात कहने में जरा भी नहीं हिचकते थे। अगर तुम अपने टैलेंट को शो करने से डरोगी तो अब तक की तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम अगर अपना पैशन फॉलो करना चाहती हो तो लोगों से मत डरो। एक छोटा बच्चा किसी भी चीज़ को करने से पहले बिल्कुल भी झिझकता नहीं है। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, उस पर लोग हंसेंगे या उसका मजाक बनाएंगे। उसे इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती। खुद को एक बच्चे की तरह मानो और वह करो जो तुम्हारा दिल कहता है। वैभव ने लगभग 15 मिनट तक उससे बात की और शायद उसकी बातों में कुछ जादू सा था, क्योंकि यामिनी स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि अभी भी उसका डर पूरी तरह से नहीं गया था, बट उसने क्राउड को फेस करने के लिए खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया था। वैभव अब वापस अपने काउंटर पर जा चुका था। यामिनी ने गिटार को अपने कवर बैग से बाहर निकाला और हल्के कांपते हाथों में उसे लेकर खड़ी हो गई। एनआर सर की मिमिक्री अब बंद हो चुकी थी और स्टेज अब पूरी तरह से खाली था। यामिनी जब गिटार लेकर खड़ी हुई तो उसके मन में एक बार तो आया कि उसे गिटार वापस रख देना चाहिए और अपने हॉस्टल चले जाना चाहिए, बट अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें क्लोज की तो उसे अपने अंदर से हिम्मत का एक एहसास हुआ। उसे लगा कि वह उससे ज़्यादा मजबूत है जितना वह अपने बारे में सोचती है। वह गिटार लेकर धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ती है और आज की हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। सो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या यामिनी स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर पाएगी, वैभव और कुशाल के स्टार्टअप का आगे फ्यूचर क्या होगा। इसके साथ ही और भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम अगले पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में अब हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।